अमेरिकी विदेश विभाग के वाणिज्य दूतावास मामलों के विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और हवाई क्षेत्र को समय समय पर बंद किया गया है। विदेश विभाग दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है। तो अलर्ट किया है अमेरिका ने अपने नागरिकों को, और ये जो अलर्ट किया है वो इसलिए क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जो चल रहा है, और लिखा है एक्स पर पोस्ट में कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और हवाई क्षेत्र को समय समय पर बंद किया गया है। विदेश विभाग दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है। आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, पहले ये बताइए कि इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध का आज 11वां दिन और युद्ध उसी तरह से जारी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई शांति के लिए अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आनंद, देखिए ऐसा नहीं लग रहा है। ये सूरत अब बदलती हुई दिख रही है। अमेरिका के अटैक के बाद ईरान अमेरिका ये उम्मीद लगाया हुआ था कि ईरान इसमें शांत बैठेगा, सरेंडर करेगा, शांति की वार्ता की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। और ईरान ने उल्टे रसिया में अपने विदेश मंत्री को भेजा हुआ है, और चीन भी, संयुक्त राष्ट्र में जो चीन के राजदूत हैं उन्होंने भी बयान दिया हुआ है कि ताकत का बेजा इस्तेमाल ना किया जाए। बल प्रयोग के दम पर इस तरह की जो चीज़ें चल रही, जो माहौल चल रहा है, इससे पूरे विश्व में शांति में संकट आएगा। तो अब चाइना ने जो बयान दिया हुआ है, रसिया भी कमोबेश बयान दे ही रहा है, तो अब हालात और ज़्यादा बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। और ईरान ने अपने हमले इजराइल पर और तेज कर दिए हैं। अब रिहायशी क्षेत्रों में भी अटैक शुरू कर दिए हैं ईरान ने, उनके अस्पतालों में भी अटैक किए हुए हैं, और इससे जो हालात हैं, अब तय बात है कि इजराइल भी ज़्यादा बढ़ करके हमले करेगा। तो हालात आने वाले दिनों में और ज़्यादा बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जी आनंद। बिल्कुल, और इधर ईरान ने एक और फैसला लिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया है, जो तेल का एक रास्ता है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो एशियाई क्षेत्र को इससे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक व्यापार का ये एक रास्ता है। ये भी बताया गया है कि 20% तेल की खपत इस रास्ते से होती है। तो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हालांकि भारत के मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार के मंत्री ने कि भारत पर इस पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। किस तरह की चर्चा भारत की सत्ता के गलियारों में हो रही है इस फैसले को लेकर? और देखिए आनंद, जब जैसे ही ये इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था, अगर हम विश्व पटल की बात करें तो क्रूड ऑयल और विश्व में जो है पेट्रोलियम पदार्थों के 5% तक दाम बढ़ गए थे। हालांकि इंडिया में इसका कोई असर नहीं पड़ा हुआ है। और अभी भी जैसा आपने कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने साफ किया हुआ है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी ये बात क्लियर की हुई है कि हमारी पेट्रोलियम कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है, और फिलहाल अगर हालात ऐसे कुछ दिन और बने रहते तो कोई बहुत बड़ा फर्क भारत में नहीं पड़ने वाला है। उसकी एक वजह भी है कि भारत बड़ी मात्रा में जो क्रूड ऑयल मंगाता है, पेट्रोलियम पदार्थ मंगाता है, वो रसिया के द्वारा ले रहा है। रसिया में अभी इस तरह के कोई दाम नहीं बढ़े हुए, लेकिन हाँ, यदि ये ईरान और इजराइल का युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो तय बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इसकी अंतर आएंगे, दाम बढ़ेंगे, तो रसिया भी अपने दाम बढ़ाएगा और उसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर ये सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन तक युद्ध खिंचता है तो भारत पर किसी भी तरह से क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय दामों बढ़ने पर भी भारत में चीज़ें संतुलित रहेंगी और बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जी आनंद। आदित्य जी, हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच एक और खबर है, और ये खबर ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच के तनाव को लेकर है कि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच तनाव की खबर आ रही है। ईरान ने IAEA पर गंभीर आरोप लगाए हैं। IAEA की हालिया रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया है ईरान ने। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का यह आरोप है कि नकली दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट बनाया गया है। यह आरोप लगाया गया है। ईरान ने IAEA के निरीक्षकों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। जो इंस्पेक्शन के लिए आए थे उन लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। इन आरोपों के बाद ईरान ने अब संकेत दिया है कि यदि IAEA का रवैया नहीं बदला तो वो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से बाहर निकलने पर भी विचार कर सकता है। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है।
तो इस बीच एक बार और हम आपको बता दें इस खबर के बारे में कि अब जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच जो तनाव है उसको लेकर IAEA पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ईरान ने IAEA के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। आदित्य जी। अब बिल्कुल देखिए, जिस ढंग से ईरान को घेरा गया है और उसको घेरने के बाद उस पर आक्रमण शुरू कर दिया गया है। अगर हम इसमें थोड़ा सा आनंद विजय पीछे जाएं तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने भी इस बात की रिपोर्ट कुछ महीनों पहले दी हुई थी कि फिलहाल ईरान अगले 3 सालों तक किसी भी तरह से एटॉमिक बम बनाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि जो उसका न्यूक्लियर के जो फिल्टर होने का काम होता है उसमें 60% तक ही पहुँच पाया है और बम बनाने की पोजिशन 80% तक में हो पाती है। लेकिन अचानक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो एजेंसी है इसने एक अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में कहा कि लगभग 80% के करीबन न्यूक्लियर फिल्टर करने का काम ईरान कर चुका है। तो उसके बाद इसका मतलब है कि वो बम कभी भी बना सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि खामेनेई के इशारे पर ही बम बन जाएगा, जब चाहेंगे तब बन जाएगा। ये अचानक क्रमवार एक ऐसा लगा जैसे प्लानिंग के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये प्लानिंग तैयार की गई ईरान पर अटैक करने की, उसके तहत ये बयान आए हैं। इस तरह का आरोप ईरान का लगा है। ईरान ने अभी इस बयान को बोला भी हुआ है। तो ये पारदर्शी कैसे होगा, ये बिल्कुल साफ कैसे होगा, इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं आज ईरान ने। और जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उसमें सवाल अपने आप खड़े होते हैं। तो ईरान अब इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएगा, तय बात है। उसके समर्थन में रूस पर्दे के पीछे से है ही, जो खुल के बयान भी दे रहा है। चीन भी खुल के बयान दे रहा है। तो अगर ये सारे राष्ट्र उसके फेवर में आएंगे तो ये मुसीबत जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सामने आएगी। और आनंद और बताना चाहेंगे अपडेट, जो ट्रंप की पार्टी है उसके अंदर खुद उसमें भी कुछ सांसद खुलकर विरोध कर रहे हैं कि भाई ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए था। और विपक्षी तो घेर ही रहे हैं कि बेवजह अमेरिका के सैनिकों को संकट में डाला गया है और अमेरिकी सैनिक पावर का मिसयूज किया जा रहा है। तो इस तरह से अमेरिका में भी विरोध है। और जो आपने कहा कि अमेरिका ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है, एडवाइजरी जारी की हुई है कि पूरे विश्व भर में कहीं भी अमेरिकी हों तो अलर्ट मूड पर हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन पूरे विश्व के सभी देशों में कहीं ना कहीं इस अमेरिकी अटैक के बाद शुरू हो गया है। विरोध काफ़ी तेज होता जा रहा है। जी। अब कल भी हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे थे, जब अमेरिका का हमला हुआ था, उस हमले के बाद एक चर्चा हमने आपके साथ ये भी की थी कि मिडिल ईस्ट के देशों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा जब अमेरिका खुद डायरेक्ट आ गया है। 24 घंटे इस हमले के हो गए हैं। इसके बाद अगर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की अगर हम बात करें तो अभी भी वो न्यूट्रल मोड में ही हैं या किसी तरह का कोई फैसला लेने की इस इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध में वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ब्रिटेन ने भी अपने फाइटर जेट और तमाम तरह की सैनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ा दी थी और मोर्चे पर उनको मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हुए थे। लेकिन अमेरिका का जो विरोध पूरे विश्व में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होने लगा है, अमेरिका के अंदर भी शुरू हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये देश कूदेंगे या इनके कूदने की कोई ज़रूरत होगी या वो जंग में सीधे तौर पर जुड़ेंगे जिस तरह से अमेरिका जुड़ गया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक जो माहौल है वो बहुत ही तनाव वाला हो चुका है। और इसके बाद अगर ईरान ने अटैक शुरू किए, अमेरिकी जो बेस कैंप हैं, जो कुवैत में भी है, जो सऊदी अरब में भी है, और इनमें अगर हमले होते हैं तो अमेरिका और तेज हमले कर सकता है, जिससे ना अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की तो वहाँ का माहौल बिगड़ सकता है और निश्चित बात है फिर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जी आनंद। इसी लिहाज से ये सवाल करते कि वहाँ पर अमेरिका का जो बेस है सेना का, तो उन पर वो हमला, क्योंकि जो खामेनेई ने पोस्ट किया और जिस तरह से चेतावनी दी, धमकी दी, उससे तो यही लग रहा था। और शायद इसी को देखते हुए अपने नागरिकों को अलर्ट किया है अमेरिका ने। इस बीच लगातार खबरों का सिलसिला बढ़ रहा है और अपडेट भी आ रहे हैं। खतरनाक मोड़ पर इजराइल और ईरान का युद्ध पहुंच चुका है। युद्ध में भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु स्थलों को कल निशाना बनाया। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान को तबाह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बारे में जानकारी दी हमले को लेकर और फिर अपनी सेना को बधाई भी दी कि जो हमला था वो बहुत मुश्किल हमला था और 3 मिनट में ही इसने हमला किया और सफलतापूर्वक वो ईरान के हवाई सीमा से बाहर निकलकर
अपनी सीमा में आए, अमेरिका में पहुंच गए, तो किसी भी तरह की कोई उनके तरफ से कोई हमला भी नहीं हुआ और हमने अपना काम किया और हम वापस आ गए। अब उसके बाद फिर शांति का संदेश भी वो दे रहे हैं। तो ये लगातार बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से शांति का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है। ये बड़ा एक अजीब, क्या हमला भी हुआ और शांति का प्रस्ताव भी अमेरिका दे रहा है ईरान को कि अब वापस आओ और शांति का रास्ता अपनाओ। आदित्य जी। और देखिए आनंद, ये तो एक तरह से दरोगागिरी कर रहा है अमेरिका, जो उसकी आदत में शुमार हो चुका है कि किसी को भी धमका लेंगे, किसी को भी डरा लेंगे। कुछ उसी तरह के फार्मूले पे अमेरिका ईरान में भी चला है। अगर ये संधि की बात थी तो अटैक से पहले अमेरिका अगर अटैक ना करता तो उसकी बात सुनता भी ईरान और उसकी बात पे गौर भी फरमाता। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अटैक किया और अटैक करने के बाद अब कह रहे हैं कि शांति समझौता कर लो, बिना शर्त समझौता कर लो, वरना और बुरे हाल होंगे, तो ये शांति की बात नहीं हुई, ये तो धमकी की बात हो गई। यानी कि आप किसी को डरा कर, धमका कर सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। इसमें शांति की बात जो वो कह रहे हैं, वो शांति की बात पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। शांति वार्ता के लिए यदि आप इजराइल अटैक कर रहा था, ईरान भी अटैक कर रहा था, तो आप बीच में बात करते दोनों देशों से और एक बीच का रास्ता निकालते। लेकिन आपने उन रास्तों को भी बंद कर दिया है। अब ऐसे में अगर शांति की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि शांति के जिस फार्मूले पर वो चाह रहे हैं ईरान उस पर एग्री करेगा। जी आनंद। अब एक चीज और कि अमेरिका इसकी स्ट्रेटेजी बना रहा था और लोगों को अंधेरे में रखे हुए था कि वो हमला करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर अंधेरे में रखा था अमेरिका ने। क्योंकि अब देखिए, जब हम लोग खूब काफ़ी चर्चा भी कर रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख को बुलाया और उनके साथ डिनर किया, बंद कमरे में बातचीत की और उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कूटनीति के तहत थी कि पाकिस्तान को अलग रखा जाए, ईरान पर उसे हमला करना है और पाकिस्तान ईरान के समर्थन में खड़ा न हो, ये एक स्ट्रेटजी थी। क्या आपको लग रहा है कि इसी स्ट्रेटजी के तहत असीम मुनीर के साथ डिनर किया था और यही कहा होगा, एक निर्देश दिया होगा अमेरिका ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने? अब बिल्कुल देखिए, अमेरिका क्या कहता है, क्या करता है, ये अब जग जाहिर हो चुका है, कहीं से छुपा नहीं रह गया। यूक्रेन को रसिया के साथ युद्ध में फंसाया और उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि सारे खनिज संसाधन हमको दे दीजिए, वरना हम समझौता नहीं करेंगे, वरना हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये मोहरा बना के खेलने वाला देश है। ये किसी का भी अपने हित के लिए किसी भी देश का इस्तेमाल कर सकता है, उसको मोहरा बना के बर्बाद भी कर सकता है। यूक्रेन इसका बिल्कुल जीता जाता उदाहरण है। इसने पाकिस्तान के असीम मुनीर को बुलाया, राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जाते हैं कहीं पर, लेकिन वो जान रहा है कि पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री की कोई मतलब ही नहीं है, राष्ट्रपति का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ सेना प्रमुख का ही मतलब होता है। तो उसने सेना प्रमुख असीम मुनीर को बुलाया, जो कि पर्दे के पीछे से पूरे देश को चला रहे हैं। पहले कहा कि वो 250वीं परेड में मुख्य अतिथि होंगे, वहाँ से बात शुरू करके उनको एक बंद कमरे में लंच करके ख़त्म कर दी। और उस बीच उसने अटैक की पूरी अपनी रणनीति बना ली थी। पाकिस्तान को उसने बिल्कुल अच्छे सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान की चर्चाएं तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की भी हैं आनंद, कि पाकिस्तान की ज़मीन पर ही उसको फ्यूल मिला, उनके फाइटर जेट्स को, क्योंकि लंबी दूरी ईरान और पाकिस्तान में बॉर्डर लगते हैं। तो लंबी दूरी करके जो फाइटर जेट 35 घंटे लगातार चल करके आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के आसमान से ही उनको फ्यूल दिया गया और उसके बाद उन्होंने ईरान पर अटैक किया। तो एक तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका कर ले गया है, इजराइल के खिलाफ कर ले गया है, जबकि पाकिस्तान का रुख हमेशा इजराइल के खिलाफ रहा है। वहाँ की पब्लिक विद्रोह करेगी और निश्चित वहाँ भी विरोध शुरू हो चुके हैं। तो अब इन सबसे बचने की तरकीब मुनीर को सोचनी होगी। अमेरिका ने तो उनका इस्तेमाल कर लिया। जी आनंद। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के आज 11वां दिन है और इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक आपात बैठक हुई। इजराइल, ईरान और अमेरिका को लेकर मीटिंग हुई और इस बैठक में कूटनीतिक समाधान पर बल देने की कोशिश की गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचने का जोखिम बढ़ा है। नागरिकों की रक्षा, समुद्री मार्ग पर सुरक्षित आवाजाही जरूरी है। एंटोनियो गुटेरेस ने तुरंत युद्ध विराम की बात कही है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, और ये खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी जारी की है। और ये जो चेतावनी है उसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचने का
जोखिम बढ़ा है। नागरिकों की रक्षा, समुद्री मार्ग पर सुरक्षित आवाजाही जरूरी है, ये बताया है एंटोनियो गुटेरेस ने और तुरंत युद्ध विराम की बात कही है। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस युद्ध के बारे में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं आने वाले दिनों में और कितना विकट हो सकता है ये युद्ध जो चल रहा है वो उसके बारे में बता रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की जो चेतावनी आई है और उन्होंने युद्ध विराम की बात कही है कि तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि यूनाइटेड नेशंस को ये तीनों जो हैं इसमें, चाहे वो ईरान हो या इजराइल हो या अमेरिका की भी डायरेक्ट एंट्री हो ही गई है, ये लोग कितना मानेंगे और कितना महत्व देंगे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व बचा नहीं है, क्योंकि ईरान जो अगर हम बात आनंद इराक की करें तो आज के 2023 में, आज के लगभग 22-23 साल पहले उस पर एक आरोप लगाया गया था कि उसके पास रासायनिक हथियार हैं और रासायनिक हथियार का मिसयूज कर सकता है, आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। कमोबेश उसी तरह के आरोप ईरान पर लगाए गए हैं और उसको घेर कर उसके ऊपर अटैक किया गया। ये बात अलग है कि पहले अमेरिका उसमें इन्वॉल्व था, इस बार इजराइल इन्वॉल्व है और पीछे से अमेरिका था जो अब सामने से भी आ चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो अपील थी, उस समय भी संयुक्त राष्ट्र की टीम वहां गई हुई थी और संयुक्त राष्ट्र कमोबेश अमेरिका के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। इराक की अगर हम बात करें कि आप समझौता कर लीजिए, सरेंडर कर लीजिए, जब वो सद्दाम हुसैन नहीं माने थे तब जाकर के सीधे अटैक किया गया, उसके बाद उनको पकड़ा गया, तख्ता पलट किया गया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कमोबेश यही हाल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने साफ कह दिया है, अभी ट्रंप का जो बयान आया हुआ है लेटेस्ट में, वो आनंद विजय ये आया हुआ है कि वहां पर सरकार बदलनी चाहिए, ईरान को ग्रेट बनाना है और अगर ग्रेट बनाना है तो ईरान की सरकार बदलनी होगी। आप अपने आप को ग्रेट बनाइए ना, आपने सरकार बदल ली ना अमेरिका की, आप ग्रेट बन जाइए। सारे विश्व के अलग अलग देशों का ठेका लेने का काम किसने कहा है आपसे? लेकिन नहीं, वो ठेकेदार बनेंगे, वो दरोगागिरी करेंगे। ये उसी का नतीजा है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपील की है। अब उनकी अपील में तो दम हम कब तब मानेंगे जब इजराइल अटैक खत्म कर दे, तब ईरान भी बंद मान जाएगा। लेकिन इजराइल अटैक करता रहेगा, अमेरिका धमकी देता रहेगा, तो ऐसे में उस अपील का क्या मतलब है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी अपील करे, पूरे सदस्य भी खड़े होकर अपील करे, हमें नहीं लगता कि उसका कोई बहुत बड़ा असर होगा। अगर असर होता तो इतने दिन में दिख भी जाता, कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले भी कहा था कि युद्ध कोई रास्ता नहीं, आप लोग बैठ के बात करें। तब भी किसी ने नहीं सुना और इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया। अब अमेरिका भी उसमें कूद गया। जी आनंद, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और अभी की जो स्थिति है उसका विश्लेषण करने के लिए, उसके अपडेट के लिए आपका आदित्य द्विवेदी